डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका हिंदी गंगा चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके सामने फिर शिक्षण के प्रश्नों को लेकर आया हूं। ध्यान देना है, समय न गंवाते हुए हम लोग प्रश्न पर चर्चा करें। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा गया है वाइगोत्स्की ने भाषा का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। तो कैसा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया? तो आपका विकल्प होगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक, क्योंकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों में जो भाषा की क्षमता होती है वो समाज से आती है। कहाँ से आती है? समाज से आती है। और वो बताते हैं कि समाज के कई सारे पक्ष होते हैं। जैसे समाज के पक्ष में वो बताते हैं कि एक आर्थिक पक्ष भी होता है समाज का, एक राजनीतिक पक्ष भी होता है समाज का, और एक सांस्कृतिक पक्ष भी होता है समाज का। इन तीनों पक्षों से बच्चों में भाषा का विकास होता है, ये वाइगोत्स्की का मानना है। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपका बी विकल्प सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है, यानी भाषा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। इस प्रश्न के कहने का मतलब है, तो देखिए, भाषा का मतलब ही होता है विचारों के आदान प्रदान से। जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं। और आदान प्रदान करने का मतलब संप्रेषण होता है। हम जब किसी से कोई बात कहते हैं तो ये बात किसी सामने वाले व्यक्ति के पास जाती है, फिर उसका वो उत्तर देते हैं, तो उनकी बात हमारे यहाँ तक पहुँचती है। यानी विचारों का आदान प्रदान होता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में विचारों का आदान प्रदान होता है। और विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। तो इस तरीके से आपका विकल्प जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका अंतर्निहित भाषा क्षमता। अंतर्निहित भाषा क्षमता आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कह रहा है अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ है। तो जो अंतर्निहित भाषा का क्षमता का संबंध पूछ रहा है, किसके अंतर्गत है? तो आप लोग बढ़िया से जानते हैं कि ये चॉम्स्की का विषय है। चॉम्स्की ने कहा था कि जो बच्चों में भाषा की अर्जन करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, बच्चों के अंदर पहले से ही पाई जाती है। भाषा अर्जन की क्षमता बच्चों के अंदर पहले से ही पाई जाती है। चॉम्स्की ने बताया कि भाषा क्षमता जो अर्जन की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तो इस तरीके से विकल्प आपका क्या सही हुआ? एक। दूसरा, भाषा सभी विषयों का है, क्या है? तो देखिए इसका विकल्प आप लोग फटाफट बताइए। भाषा सभी विषयों का आप जानते हैं क्या है? केंद्र है। भाषा सभी विषयों का क्या है? केंद्र है। ध्यान दीजिएगा, भाषा सभी विषयों का केंद्र है। तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्यों कहा जाता है? देखिए, किसी भी विषय का अध्ययन जब करेंगे तो उसके लिए भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। जब तक आपको भाषा का ज्ञान नहीं रहेगा तब तक किसी विषय का आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस भाषा को विषयों का क्या माना जाता है? केंद्र माना जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। आपका ये अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा गया है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ लिखा गया है बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर बताया गया, यह विचार किसका है? तो देखिए वाइगोत्स्की का है। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाइगोत्स्की मानते हैं कि जो बच्चों में भाषा का विकास होता है सामाजिक परिवेश से होता है, ये इनका मानना है। और सामाजिक परिवेश से होता तो समाज के कुछ अंग होते हैं, जैसे राजनीतिक हुआ, आर्थिक हुआ, सांस्कृतिक हुआ। इन सभी अंगों से बच्चों में भाषा का क्या होता है? विकास होता है। तो वाइगोत्स्की का ये कथन है। तो याद रखिएगा, मैंने जो बात बताया उसको याद रखिए। अब कह रहा है भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता।
देखिए, भाषा का जो अस्तित्व एवं विकास है वो किसके अंतर्गत नहीं हो सकता है? तो फटाफट आप उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, मुझे पता है कि आप लोग दे दिए होंगे, इसका उत्तर है समाज। देखिए, भाषा का जो अस्तित्व और विकास है ये परिवार के बाहर हो सकता है, केवल साहित्य में ही नहीं होता है, साहित्य के बाहर भी होता है भाषा का अस्तित्व एवं विकास। और केवल विद्यालय में ही नहीं हो सकता, विद्यालय से बाहर जा सकता है। लेकिन जो समाज विकल्प है, इस समाज से बाहर भाषा का अस्तित्व एवं विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्डवेल ने कहा है, कार्डवेल ने ये बताया कि जो भाषा का अस्तित्व एवं विकास है उस समाज के अंदर होता है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि साहित्य का मोती समाज के सिप में पलता है। कार्डवेल का कथन है कि साहित्य का मोती समाज के सिप में पलता है, यानी कहने का मतलब होता है कि साहित्य का विकास जो है, साहित्य में बदलाव जो है समाज के अंदर ही होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका जो ये विकल्प है सी वाला, ये सी विकल्प क्या होता है, सही हो जाता है। भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता? समाज के बाहर नहीं हो सकता। किसके भी बाहर नहीं हो सकता? समाज के बाहर नहीं हो सकता। चलिए अगला प्रश्न, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। ये हमारा 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? भाषा और लिपि के बीच में होता है। भाषा और लिपि के बीच में होता है। अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इसमें। भाषा और लिपि के बीच में होता है एक निश्चित संबंध होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता, कोई संबंध होता ही नहीं है, एक तार्किक संबंध होता है। तो आप देखिए इसका विकल्प बी वाला संबंध सही हो जाएगा कि भाषा और लिपि के बीच में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा बदलती रहती है। पहले संस्कृत, तो फिर पाली, तो फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, तो फिर अवहट। आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो है कि भाषा का बदलाव हुआ तो भाषा तो परिवर्तित हो गई, लेकिन जो लिपि होती है, जैसे कहने का मतलब है कि लिपि है, देवनागरी लिपि है, लिपि जो होती है आपका देवनागरी लिपि भी होती है, आप देखेंगे तो गुरुमुखी लिपि भी है, रोमन लिपि भी है, ब्राह्मी लिपि है। तो इन लिपियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बात समझ में आ रही है। लेकिन भाषाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक ना। तो भाषा और लिपि के बीच में आप ये कहेंगे कोई निश्चित संबंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाषा परिवर्तनशील है और लिपि परिवर्तनशील नहीं है। बात समझ में आई, इसलिए कोई निश्चित संबंध नहीं है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है और ये लिखा गया है, किसी भी कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस कथन पर आपका विचार क्या है, आपकी राय क्या है? बिल्कुल सही नहीं है, यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है। थोड़ा विचार करिए इसका उत्तर क्या होगा। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, तो इसका विकल्प सही होगा, मैं बता दूं फिर आपको आगे लेके चलूँगा। इसका विकल्प बी होगा, यह बहुत हद तक संभव है। अब क्यों है? जैसे हम जानते हैं कि हिंदी हमारी भाषा है, संस्कृत के बारे में भी हम जानते हैं, मराठी के बारे में भी जानते हैं। संस्कृत है, मराठी है, नेपाली भी है। ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग भाषाएं हैं। ये क्या हैं? अलग अलग भाषाएं हैं। ये हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है और ये नेपाली है। और इन सभी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किस लिपि में लिखा जाता है? इन सब को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। हमने दिखाया, आपको बताया कि बहुत सारी भाषाएं, हिंदी हो गया, हमने बताया संस्कृत हो गया, नेपाली हो गया और मराठी हो गया। ये सारी भाषाएं कहाँ किस में लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में। किस लिपि में लिखी जाती हैं?
देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। बात समझ में आ रही है? तो इनमें से कोई भी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। इस तरीके से ये विकल्प क्या सही दिखता है कि बहुत हद तक संभव है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जाती है। जैसे कहने का मतलब है कि आप जब लिखते हैं तो बाएं से इधर से लिखते हुए दाएं की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या हिंदी को ऐसे ही नहीं लिखा जाता है? संस्कृत को भी ऐसे लिखा जाता है, मराठी भी लिखा जाता है, नेपाली भी लिखा जाता है, और अंग्रेजी को भी ऐसे ही लिखते हैं, बाएं से दाएं की ओर। तो कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, ये बहुत हद तक संभव है। कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिसमें आप नहीं लिख सकते, जैसे आप कह सकते हैं जो चाइनीज की आती है लिपि, वो जो चाइनीज होते हैं ऊपर से नीचे लिखते हैं, तो आपको इसमें नहीं लिख सकते। बहुत हद तक, ये कह रहा है बहुत हद तक नहीं, पूर्ण रूप से संभव नहीं कह रहा है, बहुत हद तक, यानी अधिकांशतः संभव है। लेकिन कुछ में ऐसा होगा कि नहीं लिखेंगे। आप हिंदी ऐसे ऊपर से नीचे नहीं लिखेंगे, संस्कृत नहीं लिखेंगे, तो चाइनीज वाला में संभव नहीं है। आप फारसी को भी देखिए, तो फारसी जो एक उल्टा लिखी जाती है। फारसी भाषा की बात करें, जब यहाँ पे फारसी भाषा की आप बात करते हैं, तो फारसी भाषा देखिए दाएं से बाएं जाती है, दाएं से बाएं जाती है, दाएं से बाएं जाती है। तो आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे। तो कुछ लिपियां हैं जिनमें आप जो है कि किसी भी भाषा को नहीं लिख सकते, लेकिन बहुत ऐसी लिपियां हैं जिनमें किसी भी भाषा को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका विकल्प सही होगा, यह बहुत हद तक संभव है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? इनमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका दे दिया, उद्भव और विकास से पूछ रहा है। तो देखिए एक सिद्धांत आता है डिंग डांग सिद्धांत। ये डिंग डांग सिद्धांत जो है प्रोफेसर हेस ने इसका, हेस को इसका जनक माना जाता है। ध्यान दीजिएगा इस पर, मैं क्या कह रहा हूँ। प्रोफेसर जर्मन के थे, प्रोफेसर हेस, मैं लिख भी दे रहा हूँ, हेस नाम था, हेस था, प्रोफेसर हेस थे। इनका, ये जर्मनी के रहने वाले थे। प्रोफेसर हेस कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। और प्रोफेसर हेस ने डिंग डांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आप ध्यान दीजिएगा, इस सिद्धांत को धातु सिद्धांत भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत को आप डिंग डांग जो सिद्धांत यहाँ पे देख रहे हैं, इस सिद्धांत को आप धातु सिद्धांत भी कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेसर हेस ने ये बताया कि जो डिंग डांग सिद्धांत होता है, इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु की ध्वनि अलग अलग होती है ना, और वह उसी के अनुसार विकास करते हैं। तो जो कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है, तो प्रोफेसर हेस का ये जो डिंग डांग सिद्धांत है, जिसको हम धातु सिद्धांत कहते हैं, याद रखिएगा, डिंग डांग सिद्धांत को धातु सिद्धांत कहते हैं। तो जिसको हम धातु सिद्धांत कहते हैं, उसमें भाषा के उद्भव और विकास की बात कही गई है, और इसके प्रतिपादन करने वाले प्रोफेसर हेस हैं, जो जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने यही बताया कि संसार की प्रत्येक वस्तु की अपनी अलग अलग ध्वनि होती है। तो इस तरीके से आपका जो विकल्प है वो विकल्प बी बिल्कुल सही है। चलिए हम लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट प्रश्न आपका है, यहाँ भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ये आपका सिद्धांत है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो पहले है पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, या ड्राइंग बनाएंगे, या बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा शिक्षक के रूप में आप जाते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को हित में रख करके कोई भी योजना बनानी चाहिए, जिससे बच्चों को अधिक से अधिक क्या हो सके, लाभ हो सके, बच्चों का मानसिक विकास हो सके। इसको ध्यान में रखकर आप जाते हैं विद्यालय में पढ़ाने के लिए।
तो जब विद्यालय में आप जाते हैं पढ़ाने के लिए भाषा शिक्षक के रूप में, तो आपका कार्य पाठ्य पुस्तक पर बल देना नहीं होता है। इससे बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो सकता है। या आप जाते जाते प्रश्नों का उत्तर पूछ लेंगे और बच्चों के प्रति रुचि जागृत ना हो, तो ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चों के हित में नहीं है। या जाते जाते कला बनाने लगेंगे, तो इससे बच्चों का भाषाई विकास नहीं हो सकता है। भाषा शिक्षक के रूप में जा रहे हैं। यहाँ डी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को अपने अनुभव और विचार बनाने के लिए उत्सुकता जगाएंगे। हाँ, यदि बच्चों का उत्साह बढ़ जाए, आप जाएं कुछ ऐसी एक्टिविटी अपनाते हैं जिससे बच्चे उत्सुक हो जाएं आपके विषय पर आने के लिए। और जब बच्चे अधिक उत्सुक हो जाएंगे तो बच्चों को अपने अनुभव और विचार बनाने के लिए उसमें उत्सुकता आप जागृत करेंगे। और जब जागृत करेंगे तो बच्चों को अधिक से अधिक क्या मिलता है? अवसर मिलता है। अब बच्चों को जितना अधिक से अधिक अवसर मिलेगा उतना बेहतर तरीके से उनमें भाषा का विकास होगा। तो चलिए, आपका विकल्प क्या सही होता है यहाँ पर? तो आपका जो विकल्प है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका विकल्प है यहाँ पे डी वाला सही होगा। ध्यान दीजिएगा, विकल्प क्या सही होगा? डी सही होगा। इसी के साथ क्वेश्चनों का समापन हो गया। धन्यवाद आप लोगों को। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, करते रहिए, शेयर करिए। धन्यवाद।